नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। मैं आज आपसे कक्षा 10 प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के अंतर्गत प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आज आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से एक पिक्चर पर बात करना चाहता हूं। इस पिक्चर में ये एक रेगिस्तान का सीन है जिसमें कोई व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति अपने से कहीं दूर एक जगह देखता है। तब उसे एक भ्रम होता है जैसे पेड़ उल्टा हुआ रखा है या पानी की कहीं छाया है। इस घटना को यदि हम रेगिस्तान में जाएंगे तब भी हम आराम से देख सकते हैं। ऐसी ना जाने कितनी व्याख्या हैं जिनके हम व्याख्या करना चाहते हैं, जिनको हम समझना चाहते हैं। इस सब की व्याख्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के बाद हम कर पाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से पहले मैं आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाई गई दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर हम आपतित करते हैं तब चमकदार पृष्ठ उस प्रकाश को उसी माध्यम में लौटा देता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि अपवर्तन के नियम मैंने बताए थे, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब उसकी चाल कम हो जाती है और वह अविलंब के पास आ जाती है। माध्यम को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है और वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है विरल माध्यम कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, तब यह प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी। यह प्रकाश किरण जानी चाहिए थी, जैसे डॉटेड में जानी चाहिए थी, किंतु यह प्रकाश किरण कुछ अविलंब की ओर झुक जाती है। यह अपवर्तन कहलाता है। यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से इस प्रकार विचलित होती है कि वह अविलंब से दूर हट जाती है। यह भी अपवर्तन है, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब उसकी चाल बढ़ जाती है और वह अविलंब से दूर हो जाती है। अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण क्यों विचलित होती है? इसका कारण होता है अपवर्तनांक, क्योंकि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न हैं। इस कारण प्रकाश किरण विचलित होती है। प्रकाश किरण का विचलित होना केवल माध्यम के अपवर्तनांक पर ही निर्भर नहीं करता है, वह आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। यदि जैसे ये एक दो माध्यम है, कांच और वायु, और एक समतल पृष्ठ है जो इन दोनों माध्यमों को, इनके बीच का पृष्ठ जो इन दोनों माध्यमों को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। एक प्रकाश किरण पहले माध्यम में बिंदु A पर आपतित होती है और दूसरे माध्यम में जाने पर यह प्रकाश किरण आप देख रहे हैं, चूंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तब यह प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट रही है। I आपतन कोण होता है, R अपवर्तन कोण होता है। अब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं। यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तब अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा आपतन कोण का मान बढ़ाया, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो गया। आप पहली पिक्चर से कंपेयर कीजिए, आपतन कोण कम था, अपवर्तन कोण भी कम था, किंतु जैसे ही मैंने आपतन कोण का मान ज्यादा किया, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा हो गया। यदि हम आपतन कोण का मान और ज्यादा कर दें तब धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रकाश किरण 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित हो जाती है। यह एंगल 90 डिग्री है और वह विशेष आपतन कोण
जिस आपतन कोण पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का पहला लेटर सी है, इसे हम सी से डिनोट करते हैं, यह हम आईसी से भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि हम आपतन कोण का मान और ज्यादा करें तब क्या होगा? अभी तक आपने देखा कि एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है और मैं उसका आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। तब आप देख रहे हैं कि अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पर पहुंच गया। परंतु अब एक प्रश्न उठता है, इसके आगे क्या? अगर हम आपतन कोण का मान और ज्यादा कर दें तब क्या होगा? आप देखिए, जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से मैंने ज्यादा किया, वो प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जो कि मेरा आज का टॉपिक है। इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा होती है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब वह प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती, बल्कि पहले माध्यम में ही वापस लौट आती है। अर्थात उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, वो पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है और इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एक विशेष आपतन कोण है, एक ऐसा आपतन कोण जिस पर यदि हम प्रकाश किरण को आपतित करेंगे तब वह प्रकाश किरण 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित हो जाएगी। अब यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं, अब का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तब हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं, तब अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है तथा धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उस विशेष आपतन कोण को जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। यह एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि यह पूर्ण शब्द क्यों कहा गया, टोटल शब्द का यूज क्यों किया गया? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता ही नहीं है, संपूर्ण प्रकाश अपने पहले माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस कारण यहां पर हमने पूर्ण शब्द का प्रयोग किया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। जैसे आप लास्ट 3 इयर्स के अगर क्वेश्चन से देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मुख्य कौन सी 2 शर्तें हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तभी तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटेगी, तभी तो कोण बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा। अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तब तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी। तो पहली शर्त है कि प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। माध्यम का अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है और बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में एक संबंध होता है, sin c = 1/n। क्रांतिक कोण का मान लाल प्रकाश के लिए सबसे अधिक होगा क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। चूंकि लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तब क्रांतिक कोण सबसे अधिक होगा, और बैंगनी प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, उसको समझाने के लिए दे सकता हूं। जैसे ये एक मैं धातु का गोला लेता हूं, उस धातु के गोले पर एक मैंने कालिक पोत दी है। आप देखिए, एक धातु का गोला है जिस पर मैंने कालिक पोत दी।
उस धातु के गोले को मैं पानी के गिलास में डालता हूं। आप देखिए ये गोला चमकने लगा, चांदी की तरह गोला चमक रहा है। आपको दिख रहा होगा शायद। ये चांदी की तरह गोला, जबकि गोला काला है। ये काले पुता गोला है। एक धातु का गोला मैंने लिया, उस पर मैंने इस पर कालिक पोत दी। कालिक पोतने के लिए काजल हम घर पर बना सकते हैं। एक मोमबत्ती जला लें, उसके ऊपर काजल आ जाएगा, या धातु के गोले को भी सीधा रख सकते हैं। तो आप देखिए चमकदार बन गया। इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो काजल है वो धातु के गोले पर जब मैंने लगाई तो काजल और धातु के गोले और काजल और पानी के बीच एक वायु की परत बन गई। एक वायु की परत बन गई। उस वायु की परत पर, जो जल और वायु के बीच है, उस पानी की परत पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही यह गोला मुझे चमकदार दिखाई दे रहा है। हीरा, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। हीरा स्पेशल कटिंग होती है हीरे की, और हीरे में क्या होता है कि हीरे वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, और हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। जब बाहर का प्रकाश विशेष रूप से कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है, तब वह प्रकाश हीरे के भीतर विभिन्न तलों पर बार बार परावर्तित होता है। प्रकाश एक बार लाइट हीरे के अंदर एंट्री कर लेती है, और उसके बाद उसकी कटिंग इस प्रकार की होती है कि उस हीरे के प्रकाश, जो प्रकाश अंदर चला गया, उस प्रकाश का बार बार परावर्तन होता रहता है। उस प्रकाश का बार बार परावर्तन होता रहता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब किसी तल पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम हो जाता है, अर्थात क्रांतिक कोण से कम हो जाता है। जब तक क्रांतिक कोण से ज्यादा रहेगा तब तक बार बार परावर्तन होता रहेगा, और जैसे ही किसी तल के लिए आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है, तब वह प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है। किंतु वो सभी अपने पृष्ठों से बाहर नहीं आ पाता। कुछ एक इस प्रकार हीरे में सभी ओर से प्रवेश करने वाला प्रकाश कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है, और जब उस दिशा से हीरे को देखा जाता है तब वह हीरा चमकदार दिखाई देता है, और इसी कारण हीरा इतना महंगा होता है। आप रेगिस्तान में मरीचिका की हम बात करते हैं, जिसकी कि मैंने स्टार्टिंग में किया था कि जब हम चैप्टर, आज का टॉपिक मैं समाप्त करूंगा, तब हम इस योग्य हो जाने चाहिए कि हम मरीचिका को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और भी जितनी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उनको समझने लायक हम बन जाएं कि हम उसे समझ सकें और औरों को समझा सकें। उससे पहले मैं आपको रेत में जाने से पहले, क्योंकि इस समय मैं राजस्थान में नहीं हूं, रेत में नहीं हूं, पर रेत का मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। रेत गर्म होती है, जैसे उसकी जगह मैंने एक मोमबत्ती लगा दी, और ये जो लेयर है जो मोमबत्ती की लौ के संपर्क में है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक इसी प्रकार रेगिस्तान में भी जो रेत के संपर्क में वायु होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे वो परतें ऊपर उठती चली जाएंगी उनका टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे इस वायु का, यहाँ जो परत है वायु की, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसके ऊपर वाली वायु का परत का टेम्परेचर और कम है, फिर ऊपर की लेयर का टेम्परेचर और कम है, फिर और कम है, फिर और कम है। इस प्रकार जो गर्म वायु होगी वो एक विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी, और उसके ऊपर वाली परत कम विरल होगी, फिर और कम विरल, फिर और कम विरल, फिर और कम विरल, और ऊपर जो वायु की परत होगी वो सघन होगी। मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको राजस्थान ले चलता हूं। जैसे ये देखिए आप, ये एक यहां रेत है, ये, और जिस परत की मैंने मोमबत्ती की लौ के बिल्कुल पास वाली बात की थी, ये वो परत है। जैसे जैसे परतें ऊपर उठेंगी वायु की, उनका टेम्परेचर घटता चला जाएगा, उनका टेम्परेचर घटता चला जाएगा, और यह परत ज्यादा विरल होगी। जैसे जैसे परत ऊपर जाएंगी वो सघन परत बनती जाएगी, ये ऊपर वाली परत ज्यादा सघन होगी। और ये पेड़ है जहां खड़ा हुआ, एक व्यक्ति यहां है थोड़ा दूरी पर, राजस्थान में रेत पर ही कहीं खड़ा है। तो क्या होगा, जो ऊपर से परत आएगी इस पेड़ के टॉप से, वो परत नीचे की ओर प्रकाश चलेगा, तो जैसे जैसे वो प्रकाश किरण नीचे आएगी
तो वो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी। लाखों करोड़ों परतें होंगी और जब उन परतों को लाइट पार करेगी, नीचे आएगी, तब क्या होगा, उस वायु प्रकाश किरण को लाखों बार अपवर्तन झेलना होगा, लाखों बार उसका अपवर्तन होगा। और जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब वह प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। जैसा हमने बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब वह प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। यह प्रकाश किरण ऊपर वाली परत से नीचे वाली परत में आई, अविलंब से दूर हटी, फिर नीचे वाली परत में आई और अविलंब से दूर हटी, फिर अपवर्तन हुआ, फिर एक बार और अपवर्तन हुआ, फिर एक बार और अपवर्तन हुआ और बार बार अपवर्तन होता चला गया। एक स्थिति ऐसी आती है धीरे धीरे, इस पॉइंट तक आते आते, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है बीच में, एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने पर जो प्रकाश किरण ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी वो वापस उसी माध्यम में जाने लगती है। और अब प्रकाश किरण चूंकि विरल माध्यम से सघन में जा रही है, तब अब प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकना शुरू हो जाएगी और वो प्रकाश किरण झुकते इस व्यक्ति की आंख में जाएगी। इस व्यक्ति को जो वहां खड़ा है वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, या कोई भी हो सकता है। उस व्यक्ति को ऐसा एहसास नहीं होगा कि यह प्रकाश किरण बैंड होके आ रही है। उस व्यक्ति को आभास होगा कि जैसे यह प्रकाश किरण यहां से आ रही है और वो ऐसा लगेगा उसे कि चूंकि सभी जानते हैं, सभी क्या, हमारी आंख को भी एहसास है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, और उस व्यक्ति को एहसास होगा कि यह प्रकाश किरण नीचे से कहीं आ रही है और उसे एक भ्रम हो जाएगा कि कहीं दूर एक पानी है रेगिस्तान में और इसे रेगिस्तान की मरीचिका बोला जाता है। और अगर वो व्यक्ति वहां जाकर देखेगा तो वहां ऊपर पेड़ ही खड़ा मिलेगा या कोई और चीज खड़ी होगी जिससे प्रकाश नीचे तक आ रही थी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई और वो प्रकाश किरण बैंड होके मुड़ के ऊपर चली गई। यही सब हुआ होगा। इस प्रकार हम मरीचिका को समझ सकते हैं। मरीचिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं आपको इसकी व्याख्या लिख दी है थोड़ा सा, उसे मैं थोड़ा सा आपको फिर से व्याख्या करता हूं। प्रत्येक परत पर अपवर्तित किरण अविलंब से दूर होती जाती है और परत दर परत परस्पर आपतन कोण बढ़ता चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और किरण ऊपर की ओर वापस लौट जाती है। ऊपर की परतें सघन होती हैं और इसी कारण प्रकाश किरणें अविलंब की ओर झुकती चली जाती हैं। जब यह किरण यात्री की आंख में प्रवेश करती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें पृथ्वी के नीचे से आ रही हैं और वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और हमें पानी का भ्रम हो जाता है। इसी को मरीचिका कहते हैं। अब इसका विपरीत मैं आपको बताता हूं। मरीचिका केवल गर्म प्रदेश में ही नहीं होता, ठंडे प्रदेश में भी होता है। अब आपको मैं ठंडे प्रदेश में ले जाने का प्रयास करता हूं। ये समुद्र के तल के पास में चला गया। आप देख रहे हैं कि बर्फ है और बर्फ से लेयर उठ रहे हैं। अब क्या होगा यहां, पहले मैंने मोमबत्ती से वायु गर्म की, अब मैंने बर्फ से वायु ठंडी कर दी। तो इस बर्फ के या समुद्र के पानी के या जहां ठंडा प्रदेश है वहां पर क्या होगा, इस बर्फ के जो कांटेक्ट में लेयर होगी वो लेयर ठंडी होगी और जैसे जैसे ये लेयर ऊपर जाएंगी क्या होगा, उनका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। यहां पर जो वायु है वो सघन माध्यम बनाएगी क्योंकि ठंडी है और ऊपर कम सघन और कम और ऊपर विरल माध्यम बनेगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूं ठंडे देशों में क्या होता है कि बहुत ठंडे देशों में समुद्र पर दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब वायु में उल्टे लटके दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, जल तथा बर्फ में लगी वायु की परतें ठंडी होने के कारण सघन हो जाती हैं और ऊपर की परतें विरल हो जाती हैं। रेगिस्तान की मरीचिका का बिल्कुल उल्टा हो गया। देखिए ये है जहाज और ये वो व्यक्ति है जो उस जहाज को देखना चाहता है, दूर बैठा है। अब यहां पर क्या होगा, ये परतें वायु की ठंडी होंगी और वायु की परतें ठंडी होने के साथ साथ ये सघन होंगी। जैसे जैसे वायु की परतें ऊपर उठेंगी ये क्या होगा, विरल होती जाएंगी। अब ये प्रकाश किरण यहां से चलती है
सघन से विरल की ओर, सघन से विरल की ओर चलती हैं। और जैसे रेगिस्तान में हुआ था राजस्थान में, वैसे ही ठंडे प्रदेश में होगा। बार बार क्या होगा, अपवर्तन होना शुरू हो जाएगा। अपवर्तन धीरे धीरे होगा तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटती जाएगी और एक स्थिति आपतन कोण का मान बढ़ता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाएगा। और वो स्थिति यहाँ आई है, इस जगह। इस पॉइंट पर जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और प्रकाश किरण, चूंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, कोई भी भाग का अपवर्तन नहीं होगा और यह प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई थी, सघन माध्यम से, उन्हीं माध्यम में लौटने लगती है। और अब चूंकि प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है, तब यह प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी और झुकती झुकती ये उस व्यक्ति के आंख में चली जाएगी। फिर वही भ्रम होगा। अगर आप या मैं या कोई भी वहां बैठा है तो उस व्यक्ति को तो एहसास ये होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, कोई बैंड होके तो आया नहीं होगा। अब वो प्रकाश किरण अगर वो देखेगा तो उसे भ्रम होगा जैसे ये जहाज वायु में है, ऊपर वायुमंडल में रखा है। ये भी भ्रम होगा। इसे ठंडे प्रदेश की हम मरीचिका का नाम देंगे। ये भी भ्रम, इसका कारण भी कौन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। आप देखते होंगे अपने घर में जब खिड़की टूट जाती है, खिड़की का कांच टूट जाता है, कार का आगे का शीशा टूट जाता है, तो कभी कभी वो जो दरार आती है शीशे में, वो तेज चमकती है। साधारण शीशे के मुकाबले वो दरार ज्यादा तेज चमकती है। उस दरार के चमकने का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हम करते हैं। देखिए, जैसे एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। यदि आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 90 डिग्री है, आपतन कोण को कहते हैं आई, अपवर्तन कोण को कहते हैं आर, तब क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। अभी मैंने बताया था आपको, अभी मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने बताया था कि एक विशेष आपतन कोण होता है। कितना विशेष आपतन कोण होगा, जिस कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। यह एक विशेष आपतन कोण 45 डिग्री, इस विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, तब यह आपतन कोण ही क्रांतिक कोण होगा। इससे आपको न्यूमेरिकल को करने से क्रांतिक कोण की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है कि ये आपतन कोण 45 डिग्री जो है ये ही क्रांतिक कोण है, क्योंकि इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, n = 1/sin c की वैल्यू लगा दी 45, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, n = √2, n = 1.414। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच का है, वायु के सापेक्ष है। वायु एयर, कांच ग्लास, ये ANG की वैल्यू है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष है और 3/2 है। तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA, ANG का बिल्कुल उल्टा होगा। GNA = 1/ANG, उनकी वैल्यू पुट करते हैं, उल्टी आ जाएगी 2/3। अगर कहीं पर WNG लिखा है तो WNG का मतलब होगा ग्लास का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। जो पहला लेटर है उसके सापेक्ष और जो बाद का लेटर है उसका अपवर्तनांक। WNG का मतलब होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। WNG का मतलब यह भी होगा कि जिसका अपवर्तनांक हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं वो नीचे लिखा जाएगा। W वाटर, जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 और 1.5 है। ये दोनों अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तब कितना अपवर्तनांक होगा। प्रकाश किरण कहां जा रही है, कांच से जल में, तो हम जल का अपवर्तनांक ऊपर लिखेंगे, कांच से जल में जा रही है और जल का अपवर्तनांक हम नीचे लिखेंगे।
जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। ये ए एंड डब्ल्यू है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.35, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 और मुझे ज्ञात करना है कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। चूंकि मुझे जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो जल का अपवर्तनांक ऊपर लिखा जाएगा, कांच के सापेक्ष करना है तो कांच का अपवर्तनांक नीचे लिखा जाएगा। दोनों वैल्यू पुट कर देता हूं, आंसर 0.9 आ जाता है। एक न्यूमेरिकल और हम देखते हैं। वायु के सापेक्ष जल व कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो मैं जल का सिंबल बाद में लिखूंगा। कांच के सापेक्ष ज्ञात करना है, कांच को पहले लिखूंगा। जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो W वाला मान ऊपर जाएगा क्योंकि मुझे उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। G वाला नीचे लिखूंगा। चूंकि ये दोनों अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हैं तो शुरू में A लिखूंगा। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन अभ्यास, पहली बात आपका बहुत बहुत धन्यवाद।